Hi everyone. In last video, we covered risk identification, risk assessment ke types, qualitative risk assessment and quantitative risk assessment. After that, we started with the tools and techniques for risk assessment. And in today's lecture, we are going to cover risk का risk assessment procedures. Risk assessment procedures के बाद we will go through the sources of risk. And after that, मुंबई का एक normal की मुंबई का क्या risk है because of its location. And इन साइमल्टेनियसली एक एग्जांपल कवर करेंगे ऑफ स्वॉट एनालिसिस के स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को स्टडी करके हाउ कैन वी फिगर आउट द रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल दैट जो भी बचेगा उस चैप्टर में आफ्टर दैट विल बी कवर्ड इन पार्ट 3. सो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट मिक्स एंड सारा कवर हो जाएगा लास्ट पार्ट 3 में. सो आई थिंक लेट्स स्टार्टिंग विद कि उस दिन अपन ने क्या क्या पढ़ा था. तो दिस वर द लर्निंग आउटकम्स वी स्टडीड. और उसके बाद रिस्क आइडेंटिफिकेशन का इनिशियल स्टेप होता है, ये अनसर्टेनिटी होती है जब तभी रिस्क अराइज होता है. देन बिजनेस फंक्शंस जिसमें रिस्क अराइज हो सकता है. देन एडिशनल ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन किसी और से भी मिल सकती है. देन क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड वेरियस मेथोडोलॉजीज पढ़ी थी. रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं, ताकि अपन रिस्क मिटिगेशन प्लान बना सकें. देन रिस्क मेजरमेंट कैसे होता है, रिस्क क्वांटिफिकेशन कैसे होता है. देन क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट. What is qualitative risk assessment? जब probability and what will be the cost of the probability of that risk, उन दोनों का इफेक्ट निकालते हैं, इम्पैक्ट निकालते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी assess the risk qualitatively. And quantitative risk assessment, qualitative risk assessment को जब numerical terms में convert कर देते हैं तो that gives quantitative risk assessment. And tools and techniques पढ़ी थी अपन ने ये सारी. एंड अदर बिजनेस रिस्क मेजरमेंट्स भी थी. उन टूल्स एंड टेक्निक्स के सिवाय भी कुछ मेजरमेंट के और मेथड्स थे. एंड देन आउटपुट, what do you get after applying the risk measurement techniques. Now let's start today with risk identification and assessment of procedures. Starting with analysis of processes. सबसे पहले क्या करो इसमें, and जितने भी processes है break them into small parts and then analyze each of them कि किसमें क्या क्या risk हो सकता है and how can we mitigate the same. मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको पार्ट बाय पार्ट करके सिंपल करके उसके बाद सॉल्व करना चाहिए. सिमिलरली एनालिसिस ऑफ प्रोसेसेस वर्क्स. देन ब्रेनस्टॉर्मिंग. बहुत सारे एम्प्लॉयज एक जगह पे इकट्ठे हो एंड देन दे डिस्कस एंड फाइंड सॉल्यूशंस. फर्स्ट क्वेश्चंस अराइज होंगे, फिर आंसर्स अराइज होंगे, एंड इन दिस वे दे विल ब्रेनस्टॉर्म एंड आइडेंटिफाई द रिस्क. देन क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज. Questionnaires and interviews can be helpful by using it at every level, at operational level, at middle level, and at managerial level. Because उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या रिस्क है, only they can let you know. अगर operational level पे कोई रिस्क है तो can be identified only with discussion with operational level employees. Managerial level employees को इतना पता नहीं पड़ेगा. For example, if any strike is going to happen, और वो डिस्कशन जो होता है सबसे पहले ऑपरेशनल लेवल पे होगा, देन ओनली तो ही. और उसके लिए अगर अपन रेगुलरली इंटरव्यूज लेते रहेंगे, क्वेश्चनियर्स देते रहेंगे उनको, तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड अकॉर्डिंगली रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है. सो क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज नीड्स टू बी कैरिड आउट एट एवरी लेवल. देन चेकलिस्ट मतलब एक प्रोसीजर आपने डिफाइन कर दिया कि दिस थिंग्स कैन लीड टू अ रिस्क एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू स्टार्ट चेकिंग. बिकॉज ऐसा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसकी जगह है जैसे ऑपरेशनल रिस्क है और सप्लायर का रिस्क अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो मेक अ प्रॉपर चेकलिस्ट कि सप्लायर का क्या रिलेशनशिप है, कितने ईयर्स का रिलेशनशिप है उसके साथ, उसका पहले का पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो कितना रॉ मटेरियल सप्लाई करता है आपको, आपका डिपेंडेंसी कितना है उसके ऊपर. तो अकॉर्डिंगली यू कैन आइडेंटिफाई कि कितना रिस्क है. एंड normally internal audit के टाइम checklists are used the most just to study the environment. Then what if टेक्निक मीन्स रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि अगर इफ दिस हैपन्स तो फिर व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है. देन सिनेरियो एनालिसिस. सिमिलरली एज वी स्टडी इन टूल्स एंड टेक्निक्स, similar is there also. Scenario analysis means you are studying alternative worlds, अलग अलग सिचुएशंस, पूरा ही डिफरेंट सिनेरियो करके कि ऑल टुगेदर अगर इसकी जगह ये होता तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट. देन फॉल्ट ट्री एनालिसिस. फॉल्ट ट्री एनालिसिस में रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है. रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइंड द फॉल्ट, तो अगर जैसे कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, रिवर्स थिंकिंग शुरू करो. क्या 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 करते हो
that annoy your customers, and then figure out the solution. Then BOTA analysis. BOTA analysis में gives diagrammatic presentation of causes and effects कि क्या cause है उसका और उसका effect क्या होगा, and ये सबसे अच्छा तरीका है after कोई और एक risk identification procedure लगा लिया and you find some results. उन results का conclusion निकालने के लिए BOTA analysis is a very nice method. Then direct observations जो कि उसी level पे है, जो कि रिस्क के सबसे करीब है, सबसे पास है, जैसे ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज होते हैं तो डायरेक्टली वो ऑब्जर्व करें एंड एक्सपर्ट हो अपने वर्क में, सो इफ दे विल ऑब्जर्व डायरेक्टली दे कैन आइडेंटिफाई द रिस्क बहुत जल्दी. देन इंसिडेंट एनालिसिस. अंडर इंसिडेंट एनालिसिस फर्स्ट इंसिडेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर एंड देन अ रूट कॉज एनालिसिस इज कैरिड आउट. वो इंसिडेंट होता क्यों, व्हाट इज द रूट कॉज, एंड इफ वी विल एबल टू डिफाइन कि क्या रूट कॉज है उसका, देन ओनली विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड मिटिगेट द सेम. एंड रूट कॉज एनालिसिस इंसिडेंट्स का जो करते हैं दैट कैन बी अ लीड इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग अ रिस्क कि ये चीजें अगर रिपीट होती है किसी और टाइम, जैसे एक बार कोई इंसिडेंट हुआ एंड यू गॉट टू नो कि ये इसका रूट कॉज है, इसकी वजह से ये रिस्क आइडेंटिफाई होता है, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन द सेम इंसिडेंट गेट रिपीटेड ना, तो पहले ही पता चल जाता है कि दिस रिस्क कैन बी इन्फॉर्ड, हो सकता है कि फिर से ये हो. उसके बाद सर्वेज. सर्वेज इज सिमिलर टू क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज बट एट अ वास्ट लेवल. Questionnaires and interviews are generally carried out in company only, but surveys are carried out at all locations. जहाँ पे भी आपको लगता है कि getting affected with customers, with suppliers, every place. Then workshops. Workshops मतलब एक comfortable environment देना employees को where they discuss, where they find out कि ये problems आ रही है, उनके according ये risks हो सकते हैं, etc. Then comparison with other organizations. आपके peers के साथ comparison करना to find कि उनके environment में क्या risk हो रहा है. तो similarly that can impact upon us also. Then stakeholder analysis. Analyze करना stakeholder के aspect से कि what are the risks. Then working groups कि आप working groups बना लो ताकि वो risk को identify कर सके and divide the whole population into small parts ताकि हर एक का अपने risk पे identification का easy हो सके. Then corporate knowledge. क्योंकि जो भी आपका पुराना नॉलेज है, हिस्ट्री विल हेल्प टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, सो कॉर्पोरेट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट नॉलेज में 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज काम आती है. फर्स्ट एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे जो आप फोकस करते हो कि दिस कैन बी रिस्क. देन सेकंड डॉक्यूमेंटेड knowledge, whatever there is in form of documentation that can also help you, guide you to identify the risk. And third lessons learned, बहुत सारी चीजें अपन गलती करके सीखते हैं. पहले कोई रिस्क हुआ and due to that we suffered losses and we learned some lessons. So according to that also corporate knowledge can help. So moving forward, how can we identify the causes and effects of the risk in a company? This is very easy. मतलब ये तो रीड करने की भी जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये आंसर लिखना पड़े तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स. अदरवाइज यू डोंट नीड टू रीड इट, जस्ट मतलब समझ लो एक बार एंड दैट्स ऑल. सो अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट्स को? तो फर्स्ट पॉसिबल स्पेसिफिक कॉजेज क्या हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के, उनको आइडेंटिफाई कर लो यूजिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड यूजिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वी हैव स्टडीड. देन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है? जब आपको बिजनेस का पूरा डिटेल्ड नॉलेज हो कि आप कहाँ कहाँ इफेक्ट हो सकता है, आपको कौन सी चीजेस का इम्पैक्ट हो सकता है, ओनली आफ्टर दैट आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो रिस्क का. रिस्क आइडेंटिफिकेशन सिस्टमैटिक होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने हॉटस्पॉट शुरू किया, आप पहले इधर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो कोई ऐसा प्लेस होगा, मिडिल पोजिशन जो छूट जाएगा. वन पार्टी विल थिंक कि दूसरे ने कर लिया होगा, दूसरे ने सोचा फर्स्ट ने कर लिया होगा. सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी सिस्टमैटिक and by identifying the key objectives of success. और क्या आइडेंटिफाई करना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन में? एक तो क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स है आपके सक्सेस के और क्या थ्रेट्स है जो कि आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रोक सकते हैं. देन वो टू प्राइमरी क्वेश्चंस इवेल्युएटिंग रिस्क इनहेरेंट में क्या होते हैं, ये तो मतलब रट लो. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सेकंड एक्सपोजर. क्या प्रोबेबिलिटी है उस रिस्क को होने की, एंड सेकंड अगर वो रिस्क हो गया तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कॉस्ट लगेगा, क्या एक्सपोजर है, सिमिलर टर्म्स. So these two questions should be by heart हो जाने चाहिए at the end of the syllabus. Then the purpose of a risk assessment evaluation. The purpose of a risk evaluation is to, तो क्या पर्पस होता है रिस्क को इवेल्युएट करने का, ताकि अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके ऑफ फेलियर एंड थ्रेट. सेम एक्सपोजर, कितना लॉस होगा आपको ये पता चल सके. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द बोथ
कंट्रोल रिकमेंडेशन कर सको, यू कैन फिगर आउट द सॉल्यूशंस, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बना सको, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में रख के, बिकॉज आपका रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी इतना कॉस्टली है कि उससे ज्यादा तो रिस्क अगर हो जाए तो भी लॉस नहीं होगा। देन रिस्क हो जाए वो बेटर है, आपका रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी को अवॉइड ही करो। तो अकॉर्डिंगली मेक कंट्रोल रिकमेंडेशंस गिविंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन माइंड। देन गोइंग फॉरवर्ड, सोर्सेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो पहले आपको इवेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अपन ने बहुत बार एग्जांपल्स पढ़े हैं ना, अलग अलग तरह के। फॉर एग्जांपल दैट सप्लायर वाला, कस्टमर वाला। तो पहले सेल या परचेज होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, उसके बाद आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, सप्लायर और कस्टमर, तो रिस्क ही क्या है फिर, वो फेल भी हो, अगर वो दूसरों को पे करने में फेल हो, बट यू डोंट हैव एनी आउटस्टैंडिंग विद देम, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो बिजनेस रिस्क दो इवेंट से इफेक्ट हो सकते हैं, इंटरनल इवेंट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट्स में ह्यूमन फैक्टर्स, स्ट्राइक्स हो गया, लॉकआउट हो गया, उसके अलावा अगर आपका जो भी स्टाफ है उसका जो बिहेवियर है वो उस अकॉर्डिंग नहीं है कि योर बिजनेस कैन रन स्मूथली। देन सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ऐसे एनवायरनमेंट में है अपन जिसमें हर मोमेंट टेक्नोलॉजी इज गेटिंग चेंज्ड। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। देन फिजिकल फैक्टर्स, कोई मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई या फायर लग गई या फिर थेफ्ट हो गया एक्सेट्रा। देन ऑपरेशनल फैक्टर्स, डे टू डे फंक्शनिंग के टाइम पे कोई भी ऐसा इवेंट हुआ विच कैन इफेक्ट एंड कैन लीड टू रिस्क। देन एक्सटर्नल इवेंट्स, इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन है, कोई इकोनॉमिक ऐसा डिसीजन लिया गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस से जैसे ब्रेक्सिट हुआ था, तो ऐसा कुछ जो पूरा वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है। देन नेचुरल नेचुरल रिस्क मतलब नेचुरल फैक्टर्स जो हैं जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया एक्सेट्रा। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में कौन सी पार्टी का ज्यादा रहा, उसके बाद उनकी क्या पॉलिसीज है, उनकी क्या आइडियोलॉजीज है, अकॉर्डिंग टू दैट। देन मूविंग फॉरवर्ड, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कि एग्जांपल दे रखा है कि ये स्ट्रेंथ्स हो सकती है, ये वीकनेसेस हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एक्सेट्रा। So, उसके according you can find out, you can categorize for your own business and accordingly you can identify the risk कि कितना identity risk है, किसमें अगर strength ज़्यादा है तो कितना भी risk है, we can mitigate the same. Weaknesses ज़्यादा है तो how can we deal with the same. Opportunities मिल रही है तो how can we exploit the same. Threats है तो how can we avoid the same. उस basis पे SWOT analysis is important. Just read it वंस, क्योंकि जो भी वहां पे आएगा दैट विल बी मतलब इससे डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि यही होगा। जस्ट फॉर रेफरेंस इसको एक बार रीड कर लेना। देन नेक्स्ट, जेनरिक रिस्क सोर्सेज मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ बुक में देखोगे तो देयर हैज बीन गिवन सम रिस्क सोर्सेज, कि इसकी वजह से रिस्क हो सकता है, इसकी वजह से, सिमिलर टू टाइप्स ऑफ रिस्क विच वी स्टडीड ना, कि अगर अथॉरिटी में कुछ गड़बड़ है तो उसकी वजह से हो सकता है, सप्लायर की वजह से हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हो सकता है। तो ऑन दैट बेसिस पहले इनको रिस्क सोर्सेज को 5 में डिवाइड किया है, जेनरिक, देन फिनेंस, ऑपरेशनल रिस्क में क्या क्या हो सकता है, आपके प्रिपेयर्डनेस में कमी है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो एक लुक दे देना बस, उतना इम्पोर्टेंट। हाई वैल्यू थ्रेट्स एंड रिस्क एनालाइज्ड फॉर मुंबई सिटी स्पेसिफिकली। फायर, बिकॉज देयर आर मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो फायर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। देन फ्लड्स, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर हैजार्ड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स। नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, गो थ्रू कर सकते हो, अगर आप मुंबई के रहने वाले हो तो यू विल एंजॉय इट, and others also you can go through once. Then next, global risk outlook. Global risk outlook is defined by World Economic Forum and the global risk indicators that are currently in trend कि अभी जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं include first, disparity increase जो हो रही है between rich and poor, उसकी वजह से जो रिस्क इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, पहले की स्पीड और आज की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। अर्लियर आप आउटडेटेड होने में आपको टाइम लगता था 10 to 20 years, अभी 1 to 2 months में आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। तो फास्ट टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन। देन इंटेलिजेंट डिवाइसेस रिप्लेसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन, तो अब हर चीज़ के लिए रोबोट्स आ चुके हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द ग्लोबल रिस्क। देन टेररिज्म and global warming and climate changes. Then in the book, if you will see now, after global risk outlook, beneath that there are examples of organizational risks. वही वापस है सेम जो अपने पढ़े थे, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, फाइनेंस एंड कंप्लायंस। आप वापस गो थ्रू कर सकते हो इफ यू वांट टू सी इट अगेन।
बाकी सेम टू सेम है जो अपन ने चैप्टर 1 में पढ़े थे। देन रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन अकेले में कुछ नहीं हो सकता। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज इफेक्टिव ओनली इफ इट इज डन विद रूट कॉज एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेडेक है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, बट इफ यू नो कि आपको जो हेडेक है इज बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन, तो आपको डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है यू रिड्यूस द यूज ऑफ मोबाइल फोन। Similarly, risk identification and root cause analysis go hand in hand. If you know the cause as well as the effect, then only you can address the risk. Specific tools to identify risk, that is pest analysis. PESTLE. P, political factors. E, economic factors. S, social factors. T, technological factors. L, legal factors. And E, environmental factors. जब इन छहों की स्टडी करते हैं then we can identify any risk which is pertaining to our business. देन रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस। आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क को ट्रीट क्यों करते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट? फर्स्ट, टू कंटेन द रिस्क टू अ टॉलरेबल लेवल। रिस्क को उतना ही जितना अपना रिस्क एपेटाइट है, अपन जितना रिस्क बेयर कर सकते हैं उसको वहां तक रखने के लिए। सेकेंड, टू गिव अ रिस्पॉन्स टू रिस्क। रिस्क को रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इवन इफ यू आइडेंटिफाई द रिस्क का कोई बेनिफिट नहीं है। We are identifying the risk so that we can respond to it, we can mitigate it, we can minimize it. So it's very important to give response to risk. And risk responses are categorized into four. First, try to avoid the risk. For example, opportunity risk. If opportunity risk is very much higher, then उस opportunity को ही रहने दो. Don't choose it and let it be. So that is an example of avoid. Then you can reduce or manage. You can try to reduce the risk. Third, you can try to transfer the risk or share the risk. You can, for example, if the business model is very risky, you can try to find partners which are expert in the same, and in this way you can transfer or share the risk. And the last point is accept the risk. Accept the risk and find the ways so that reward can be increased so that the risk which you are taking will be beneficial with the impact of cost benefit analysis. Then there are some risk mitigation measures as risk responses are there. Similarly, there are some more risk mitigation measures कि आप avoid, reduce, transfer, accept के साथ और क्या कर सकते हो. So for example, you can take insurance. कोई ऐसा रिस्क है जिसके लिए इंश्योरेंस है आपके पास, you have an option to take insurance, तो इंश्योरेंस ले सकते हो. For example, अगर आपका जैसे शिप है तो आपका शिप अगर जा रहा है तो फॉर दैट जो भी कार्गो लेके जा रहा है यू कैन गेट इट इंश्योर्ड. सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन इज आउटसोर्सिंग. आप अपना जो भी काम है, मतलब जो आपका मेन एरिया है और फोकस वो आप खुद रखो और बाकी जितना भी है जिसपे रिस्क है and along with that is not your main core competency, you can outsource the same and mitigate your risk. Then service level agreements. आप अपने कस्टमर्स, सप्लायर्स, आप अपने जितने भी वेंडर्स हैं जिन्होंने आपको कोई भी इक्विपमेंट सेल किया है उनके साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स करके रखो सो दैट इन फ्यूचर ऐसा नहीं हो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो. यू कैन डू एग्रीमेंट फॉर 6 months, 1 year. से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से आपको श्योरिटी रहेगा कि देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इतना टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डील विद द सेम एटसेट्रा. There are many risk mitigation measures similarly as there are many types of risk because हर risk को mitigate करने का अलग way हो सकता है. So measures are also there. So majorly we covered today the risk assessment procedures and sources of identification of risk. Along with the same, we also studied about the generic risk sources metrics and the Mumbai के case में what are the risks, what are the threats analyzed. Along with the same, we also studied the global risk outlook and most importantly with global risk outlook we studied risk treatment options because risk को जब तक treat नहीं किया गया तब तक उससे identify करने का कोई benefit नहीं है. So whatever left will be covered in part 3. And thank you for today. Thank you so much. Bye.